नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले अध्याय फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, और आपने देखा था कि जितने भी स्वपोषी जीव हैं, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, वैसे जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण केवल स्वपोषी जीवों में होता है। इसके साथ हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे को कुछ कच्चे सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो कच्ची सामग्रियां पौधे भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कच्ची सामग्री है जो पौधे वायुमंडल से या वायुमंडल में जो वायु है वहाँ से प्राप्त करती है। जल भी एक कच्ची सामग्री है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधा उसको मिट्टी या भूमि से प्राप्त करता है। प्रकाश भी एक कच्ची सामग्री है जो सूर्य से प्राप्त करता है। और एक क्लोरोफिल भी बहुत ही आवश्यक घटक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उस क्लोरोफिल को हरे पौधे खुद उसके पत्तियों में या हरे भागों में रहता है। इस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार से जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, आवश्यक होता है, उसको प्रयोग के द्वारा हमने देखा था। आज उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रयोग हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटेड है। देखिए हेडिंग यहाँ दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अनिवार्यता दर्शाना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसको प्रयोग के द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा, प्रयोग के द्वारा कैसे हम लोग प्रमाणित करके बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हमने शुरू किया है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, जहाँ भी CO2 लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का यहाँ मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि भाषा में लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको संकेत या सूत्र के द्वारा ही लिखा है। और आप तो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वहाँ संकेतों के बारे में विस्तार से बात हुई है, तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की अनिवार्यता दर्शाने के लिए गमले में लगे हुए समान आकार के 2 पौधे लेकर 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए क्या होगा कि जो गमला में लगा हुआ पौधा होगा, कोई भी पौधा, 2 पौधा समान आकार का, लगभग समान आकार का 2 पौधा चाहिए। जो गमला में लगा हुआ पौधा है लेकर के उसको 3 दिनों तक हम लोग अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। अंधेरे कमरे में छोड़ने से क्या होगा कि उस पौधे में जितने भी मंड होंगे, स्टार्च होंगे या भोजन होगा, वो सब खर्च हो जाएगा। क्योंकि 3 दिनों तक गमला में लगा हुआ पौधा है, जीवित तो रहेगा और उसके लिए उसे भोजन की आवश्यकता होगी, तो जितने भी भोजन होंगे वे सब खर्च हो जाएंगे, पौधा मंडविहीन हो जाएगा, स्टार्च लेस हो जाएगा। वही चीज़ लिखा गया है, जिसके कारण पौधे मंडविहीन हो जाते हैं। दोनों पौधे को अलग अलग कांच के प्लेट पर रखकर एक पौधे के पास वाच ग्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रख दिया जाता है। अब देखिए दोनों पौधे को अलग अलग बेलजार से ढककर किनारे को सील करने के लिए वैसलीन लगा दिया जाता है, जिससे बेलजार वायुरोधी हो जाता है। गौर से समझिएगा, ये प्रैक्टिकल प्रयोग वाला प्रश्न है, प्रयोग वाला टॉपिक है, इसलिए अगर इसको हम लोग करके देखते सामने में तो शायद बहुत बेहतर होता, लेकिन उस तरह का संसाधन मौजूद नहीं है, यहाँ हम आपको करके दिखा नहीं सकते हैं। फिर भी आप समझिए और अपने किताब को भी पढ़िएगा। आपके किताब में भी एक्टिविटी की दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए, तो आप उसको वहाँ भी देख करके आसानी से समझ सकते हैं। करना क्या है कि गमला में लगा हुआ समान आकार का 2 पौधा लेंगे। मतलब जैसे आम का पौधा, आज भी आपने आम खा करके गुठली फेंका होगा तो देखे होंगे अब छोटा छोटा, मतलब 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा तैयार हो गया होगा आम का बहुत जगह। उस तरह का 2 छोटा छोटा पौधा गमला में लगा हुआ पौधा होना चाहिए। उसको लेकर के पहले 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। जैसे आप पौधे को अंधेरे कमरे में छोड़ेंगे तो उस पौधे में जितना भी भोजन पहले से बना हुआ है, उस भोजन को हम लोग यहाँ विज्ञान के भाषा में स्टार्च या मंड भी कहते हैं। तो जो स्टार्च या मंड पहले से तैयार है वह क्या होगा, सब खर्च हो जाएगा और पौधा मंड विहीन हो जाएगा।
अब दोनों पौधे को क्या करेंगे हम लोग, कांच के अलग अलग प्लेट पर टुकड़े पर ले लेंगे। कांच के प्लेट का उपयोग इसलिए करेंगे कि कांच समतल होता है पूरा, तो कांच के प्लेट पर दोनों गमला को रख दिए। अब एक गमला के पास क्या करेंगे, वाच ग्लास। याद कीजिए जो लोग 9th में पढ़ते थे यहाँ, उनको हमने प्रयोग के दौरान शायद 1-2 क्लास जो हमारा प्रैक्टिकल का हुआ था उसमें वाच ग्लास भी आपको शुरुआती दौर में हम दिखाए थे। वाच ग्लास दरअसल क्या होता है, छोटा सा डिश होता है, तस्तरी के तरह आकार का होता है, कांच का बना होता है। तो सोचिए एकदम बहुत छोटा सा प्लेट, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चूर्ण रख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH है वह एक प्रकार का केमिकल है, आप सभी जानते हैं, उसका सूत्र KOH होता है। तो एक गमला के ठीक बगल में वाच ग्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। दूसरे गमला के पास कुछ नहीं रखना है, एक गमला के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में दे करके रख दिए और दूसरा गमला जैसे का तैसे है। दोनों गमला अलग अलग कांच के प्लेट पर रखा हुआ है और अब क्या करना है, दोनों गमले को बेलजार से ढकना है। दरअसल बेलजार क्या होता है, जैसे हमारे यहां बाल्टी होती है तो समझिए बस उसी तरह की रचना रहती है, उसी तरह का एक तरह से कह सकते हैं बर्तन होता है जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। और यह जार मतलब कांच का बना होता है बेलजार, एकदम उसी तरह का बेलनाकार होता है, एक तरफ एक भाग से बंद रहता है ऊपर से और बड़ा सा साइज रहता है जो पौधा गमला को सहित ढक सके। उसी तरह के बर्तन को बेलजार कहते हैं, वो प्रयोगशाला में रहता है। तो 2 बेलजार लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 गमला में लगा हुआ पौधा है, दोनों को अलग अलग बेलजार से ढकना है। तो वो बेलजार एकदम पारदर्शी साफ सुथरे कांच का बना रहता है। तो दोनों गमले को क्या करेंगे हम लोग, गमला पौधा सहित बेलजार से ढक देंगे। आपको याद रखना है कि जो पहला गमला था उसके बगल में आपने वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ढका जाएगा। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ढका जाएगा तो कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए ये हथेली जो हमारी है, इसी हथेली पर क्या है कि ये कांच का प्लेट है, इस पर जब हम ऐसे करके बेलजार रखेंगे, इसी के बीच में पौधा है, ऊपर से बेलजार से ढकेंगे तो ये चारों साइड का जो किनारा होगा उस किनारे पर थोड़ा थोड़ा करके वैसलीन लगा देंगे। और वैसलीन में आपने देखा होगा वो वैसलीन जो हम लोग होंठ फटता है ठंडियों में लगाते हैं तो वो चिपचिपाहट का गुण रहता है। जैसे वैसलीन चारों तरफ से देके जाम कर देंगे तो जो वायु होगी ना तो वो बाहर से अंदर जाएगी ना अंदर की वायु बाहर निकलेगी। इस तरह से उसको वायुरोधी बना देते हैं, एयर टाइट बना देते हैं, सील कर देते हैं पूर्ण रूप से। और सील कर देने का मतलब कि ना अंदर की वायु बाहर जाएगी और ना बाहर की वायु अंदर आएगी। तो आइए देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों पौधे को अलग अलग बेलजार से ढककर किनारे को सील करने के लिए वैसलीन लगा दिया जाता है, जिससे बेलजार वायुरोधी हो जाता है। अब पूरा बेलजार को ही वायुरोधी कर देना है। और याद रखना है आपको कि उस बेलजार के भीतर गमला रखा हुआ है, फिर उस गमले में पौधा लगा हुआ है और पहला गमला जो हमारा है उसके बगल में उस गमले के ठीक बगल में वाच ग्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग रख दिए थे। अब दोनों बेलजार को सील कर दिए वैसलीन की सहायता से, मतलब वायु के आने जाने का कोई प्रबंध नहीं है। अब दोनों कांच के प्लेट को, याद कीजिए कि कांच के प्लेट पर आपने रखा था गमला को और उसी कांच के प्लेट पर बेलजार दिए तो चारों साइड का जो किनारा है वो आराम से एडजस्ट हो जाता है समतल होने के कारण। और उस किनारे से थोड़ा थोड़ा हवा अंदर बाहर जाए तो उसके लिए हम लोग क्या किए, वैसलीन लगा करके उसको सील कर दिए दोनों गमला को। अब दोनों कांच के प्लेट को, चूंकि अलग अलग कांच के प्लेट पर दोनों गमला रखा गया है, दोनों कांच के प्लेट को उठा करके हम लोग सूर्य प्रकाश में या बाहर रख देते हैं टेबल पर। जब आप बाहर रख देते हैं धूप में तो याद कीजिए क्या करना है, जैसे धूप में रखेंगे तो उसको कुछ घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए उसको धूप में छोड़ देते हैं। अब जब कुछ देर तक यह धूप में या सूर्य प्रकाश में रह जाता है तब क्या होता है सो देखिए। दोनों पौधे को उपकरण सहित मतलब पौधा के साथ, गमला में तो पौधा है ही, बेलजार भी, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वाच ग्लास था वो भी, कांच का प्लेट भी, सब उपकरण सहित दोनों पौधे को क्या करते हैं हम लोग, कुछ घंटों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दिया जाता है। कुछ घंटे के लिए क्या करते हैं, दोनों पौधे को सूर्य प्रकाश में रख दिया जाता है। और फिर देखिए यहां बाद में दोनों पौधे में से एक एक पत्ती तोड़कर मंड परीक्षण, स्टार्च टेस्ट किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना हम लोगों को
कुछ समय के बाद हमने कहा कि 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद दोनों गमले पर से बेलजार को हटा देंगे, उठा के प्रयोगशाला में ले आएंगे। अब जो काम होना था वो बाहर का काम हो गया, अब प्रयोगशाला के भीतर का काम है कि 3-4 घंटे तक जब दोनों पौधे को सूर्य प्रकाश में छोड़ दिए, उसके बाद बेलजार को ऊपर से, बेलजार मतलब क्या, ढक्कन की तरह था बेलजार, उसको हटा देंगे, दोनों पौधे को अंदर ले आएंगे और दोनों पौधे में से एक एक पत्ती तोड़ लेंगे। दोनों पौधे में से एक एक पत्ती, दोनों पौधे का मतलब 2 गमला में लगा हुआ पौधा था, एक पौधा के बगल में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रख दिया था। अब जब अंदर ला करके प्रयोगशाला में हम लोग दोनों में से एक एक पत्ती तोड़ करके मंड परीक्षण करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो क्या अवलोकन करेंगे? सबसे पहले तो आपके मन में हो सकता है कुछ लोगों का, जिनका पहला इससे पहले का वीडियो छूट गया होगा क्लास, तो उनको लग रहा होगा ये मंड परीक्षण क्या है। मंड परीक्षण का मतलब है कि मंड या स्टार्च है या नहीं इसकी जांच करना, मंड या स्टार्च पत्ती में निर्माण हुआ कि नहीं इसकी जांच करना, यही है मंड परीक्षण, स्टार्च टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले याद होगा आपको कि पत्ती को उबलते हुए जल में डालेंगे, दोनों पत्ती को अलग अलग उबलते हुए जल में डाल देंगे। जब जल में पत्तियां उबलने लगेगी उसके बाद पत्ती को निकाल करके अल्कोहल में डालेंगे और उस अल्कोहल के मिश्रण को या अल्कोहल को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करेंगे, मतलब पहले जल गर्म करेंगे और फिर उस गर्म जल में जब अल्कोहल के वाले बर्तन को रखेंगे तो अल्कोहल खौलने लगेगा और उस उबलते या खौलते हुए अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, फिर से पत्ती को डालेंगे। जो पत्ती पहले जल में डाले थे डायरेक्ट, अब उसको उबलते हुए अल्कोहल में डालते हैं। कुछ देर तक जब अल्कोहल में पत्तियां गर्म हो जाती है उसके बाद उस पत्ती को अल्कोहल में से निकाल करके आयोडीन के विलयन में डाल देंगे। आयोडीन के विलयन में जब पत्ती डालते हैं उसके बाद उस पत्ती को निकाल करके जल से धो देंगे, साफ पानी से धो देंगे और धोने के बाद तब उस पत्ती का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आप क्या पाएंगे कि जिस पौधे के बगल में या जिस गमला के बगल में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उस पौधे के पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब वहां मंड का निर्माण नहीं हुआ। और मंड किस क्रिया द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। इसका मतलब है कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। जबकि जो दूसरा पौधा था हमारा, जो दूसरे गमले में लगा हुआ पौधा था जिसके बगल में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, उस पौधे की पत्तियां जो है वो नीली हो जाती है। और आप याद कीजिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो स्टार्च होता है, मंड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यह जैसे आयोडीन विलयन के संपर्क में आता है तो यह नीले रंग में बदल जाता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वहां पर स्टार्च मौजूद है, मंड का निर्माण हुआ है। वही चीज यहां लिखा गया है। देखिए, हम पाते हैं कि जिस पौधे के पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ। मतलब जिस गमला या जिस पौधा के पास आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहां मंड का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह जो KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेलजार के भीतर उपस्थित CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए क्या होता है, अवशोषित कर लेता है तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह क्या करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक विशेषता होती है, एक खासियत होता है कि जहां पर भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा उसके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रहने नहीं देगा, उसको अवशोषित कर लेगा। आपको एक बड़ा सरल उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझा सकता हूं। सोचिए कई बार क्या होता है, हमारे घर में फर्श पर, टेबल पर क्या होता है, पानी गिर जाता है। हम लोग कहते हैं सूती कपड़ा लाइए। जैसे सूती कपड़ा आप देखे होंगे उस पानी के पास संपर्क में ले जाते होंगे तो सूती कपड़ा क्या करता है, उस पानी को अवशोषित कर लेता है। अगर उसके जगह पर हम कहेंगे पत्थर सटा दीजिए पानी में, क्या पत्थर अवशोषित करेगा? पानी को नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसी तरह से आपको याद रखना है कि जैसे ही हम लोग, मतलब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वाच ग्लास में दे करके रखे थे और बेलजार से चूंकि पूरे पौधा को ढक दिए थे, तो उस पौधा के आसपास बेलजार के भीतर जो वायु थी उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, CO2 गैस थी, सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अवशोषित कर लिया, जिसके कारण उस बेलजार के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा ही नहीं।
पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण हो गया। जबकि दूसरे पौधे के पास तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखे थे, तो वहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा होगी उसके भीतर, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसके मदद से वो दूसरा पौधा भोजन बना लिया, प्रकाश संश्लेषण कर लिया। लेकिन पहला पौधा को क्या हुआ, गमला में लगा हुआ था तो जल मिल रहा होगा, पौधा है हरा भाग होगा तो क्लोरोफिल भी उसमें थी, धूप में आपने रखा था बेलजार से ढक करके तो स्वाभाविक है उस कांच से होकर के प्रकाश भी अंदर आ गई थी, तो उसको जल भी मिल गया, क्लोरोफिल उसमें था ही और प्रकाश भी मिल गया। केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको नहीं मिल पाया, जिसके कारण वहां भोजन का निर्माण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तब तो यह प्रयोग स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अनिवार्य है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, CO2 की अनुपस्थिति, क्योंकि KOH का मतलब हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेलजार के भीतर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। CO2 की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जबकि दूसरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। तो मुख्य रूप से जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने अवलोकन किया, या कह सकते हैं जो हमने पाया इस प्रयोग के दौरान, कि पहले गमले के पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिए थे KOH, वह KOH उस बेलजार के भीतर वायु में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी सबको अवशोषित कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति के कारण पहले गमले में जो पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकी। जबकि दूसरे गमले को तो केवल बेलजार से ढके थे, तो उसके भीतर जो वायु थी उसमें जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मदद से दूसरे गमले में लगा हुआ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लिया, इसलिए वहां मंड या स्टार्च का निर्माण हो गया, जो टेस्ट में आपको वहां मंड की उपस्थिति का पता चल गया, जबकि पहले गमले में मंड अनुपस्थित रह गया। तो यहां लिखा गया है, अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस आवश्यक है, या कह सकते हैं कि यह प्रयोग प्रमाणित करता है, यह प्रयोग हमें बताता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इस तरह का जो ये प्रायोगिक प्रश्न है, इसको जब आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे, बैठ करके बढ़िया से शांति से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बातों को समझने का प्रयास करेंगे सरल उदाहरणों के द्वारा, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये इतना लंबा टॉपिक होने के बाद भी रटने की तो इसको कदापि आवश्यकता नहीं है, और आप यकीन मानिए कि रट करके इसको याद भी नहीं रखा जा सकता है। जैसे आप अपने घर में, अगर कुछ लोगों को हो सकता है चाय बनाने के लिए आता होगा, तो चाय बनाने की विधि को हम लोगों ने कभी रटा नहीं है। अगर आप चावल से भात बनाते होंगे तो चावल से भात बनाने की विधि रटना नहीं पड़ा, कहीं कॉपी में लिख करके नहीं रखे हैं, बस वो हमारे दैनिक जीवन में उस तरह की घटनाएं घटित होती है, उसको हम लोगों ने देखा है, समझा है, तो आज याद हो गया। उसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके समझते हुए पढ़ना है, तो अब निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दो प्रयोग वाला प्रश्न जो हुआ, एक कल हम लोग चर्चा किए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और फिर दूसरे प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा किए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो आपको ये दोनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, या ऐसा भी कह सकता है प्रयोग द्वारा साबित कीजिए, प्रयोग द्वारा प्रमाणित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई एकदम कंटिन्यू सिलसिलेवार रूप में हो रही है, इसलिए आपको और कहीं जाने की और कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, विज्ञान का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जुड़िए, खुद भी कंटिन्यू जुड़े रहिए, पहले खुद पढ़िए, समझिए, और अगर आपको पसंद आवे पढ़ाई तो दूसरे को भी आप प्रेरित कीजिए चैनल से जुड़ने के लिए।
खास करके वैसे लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, सूचना पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।